अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मैं पहले ही आपको बताती चलूँ, ये जो हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई सिर्फ हम इससे स्टडी कर लें या कहीं और से नोट्स परचेज़ करें या क्या करें। तो सबसे पहली बात बेटा, ये स्टडी नोट्स है, ठीक है। ये हैंड आउट्स नहीं है जो वर्चुअल ऑनर के ऑफिशियल होते हैं, हैंड आउट्स हैं, ये वो नहीं है। ये स्टडी नोट्स हैं। इसमें है क्या, बेसिकली वही टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट हैं, जो उस लेक्चर्स में पढ़ाए गए हैं, उन लेसन्स में पढ़ाए गए हैं या उस वीक रिलीज़ हुए गए थे, ठीक है। तो वही टॉपिक्स इसमें आपको स्टडी करवाए गए हैं, ओवरव्यू बताया है उसका, और उस उन्हीं के हवाले से सवाल जवाब एमसीक्यूज़ जो ऑलरेडी आते हैं एमसीक्यूज़ में, पोस्ट असेसमेंट प्री असेसमेंट में भी बने आते हैं, इस किस्म की चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो वैसे तो अव्वल ये काफ़ी है, अगर आप इनसे स्टडी करते हैं तो आप एग्ज़ाम इजीली दे लेते हैं। हमारे जो बायोटेक्नोलॉजी के नोट्स हैं उससे भी बच्चों ने स्टडी करके A1 फुल मार्क्स उसके लाए हैं ईजिली, और वर्ड टू वर्ड उनका जो गेस्ट पेपर भी हमारा बना था इत्तफाकन, वो भी उनका बिल्कुल लग रहा था। तो टॉपिक्स तो इन नोट से आते हैं क्योंकि ये उसी का सिलेबस है। बाकी आप कोई परचेज़ वगैरह करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूँ, इसके हैंडआउट्स नहीं होते। कहीं से भी आप परचेज़ कर रहे हो ना, वो आपको कोई कुछ गलत चीज़ शायद दे रहा हो। अगर आपको इसका कुछ और सोर्स मटेरियल चाहिए ना, तो आपके एलएमएस पे इसकी स्लाइड्स होंगी, पीपीटी स्लाइड्स होती हैं इसकी, वो भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में ना डाल दूँगी, कौन किस चीज़ की बात करें। वो पीपीटी स्लाइड्स होती हैं, आप उससे स्टडी करो, नोट से करो, लेक्चर्स वगैरह देख लो, काफ़ी होगा। आपको कुछ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये बायोकेमिस्ट्री का है। इसके स्टडी नोट्स कौन से वाले यूज़ कर रही हूँ मैं, लेक्चर इसमें लेसन 5 और 6 में हमें ये टॉपिक्स पढ़ाए गए थे कि अच्छा ये भी बता दूँ, इसमें नंबरिंग भी थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, तो वो माइंड नहीं करना। जैसे 5-6 है तो आपके एलएमएस पे शायद कुछ और लिखा हो। अगेन मैंने बताया सिलेबस ये वो फॉलो कर रहा है मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन एंड डीएल आइसोमरिज्म। अच्छा, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन रिफर्स टू स्पेसिफिक स्पेशल अरेंजमेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होते हैं, उनकी अलग अलग किस्म की अरेंजमेंट होती है। तो जिस किस्म की उनकी अरेंजमेंट है ना, किसी भी स्पेशल किस्म की, उसको कहा जाता है कॉन्फ़िगरेशन। उनका क्या है, अनलाइक कॉन्फर्मेशन। अच्छा, कॉन्फर्मेशन क्या होता है, वो इन्वॉल्व करता है कि सिंपल रोटेशन क्या है, वो किस तरीके की है, वो डिफरेंट बात हो गई, और कॉन्फ़िगरेशन अलग चीज़ होगी। कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो फिक्स होती है, चेंज नहीं होती। हर मॉलिक्यूल की अपनी अपनी फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। कब होती है, कैन ओनली बी चेंज बाय ब्रेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड। अगर उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक करो, तब उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, क्योंकि वो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। अदरवाइज उनकी फिक्स रहती है। एलिमेंट जो है वो जब तक है तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन इज़ कन्फर्ड बाय टू मेन स्ट्रक्चरल फीचर। टू मेन स्ट्रक्चरल फीचर होते हैं। अच्छा, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं काफ़ी अच्छे से समझो, इसका असाइनमेंट भी आया हुआ है। ये चिराल सेंटर्स का है, थोड़ा सा सवाल का असाइनमेंट भी आया हुआ है। अच्छा, इनलाइन असाइनमेंट है तो आपने वहीं पे टाइप कर देना है। अगर किसी बच्चे को हेल्प चाहिए हो, नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन, तो बताएं, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना दूँगी कि क्वेश्चन है क्या, जवाब क्या देना है, ये सारी बातें असाइनमेंट सॉल्व करके, ठीक है। चिराल सेंटर्स क्या होते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होते हैं जो कि सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स में अरेंज किए हुए होते हैं स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस के साथ। डबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, डबल बॉन्ड्स बॉन्ड दैट लैक फ्रीडम ऑफ रोटेशन, यानी वो रोटेशन नहीं होती उसके दरमियान, लीडिंग टू फिक्स पोजीशन फॉर अटैच ग्रुप। जिस ग्रुप के साथ वो अटैच है उसके साथ वो फिक्स पोजीशन में अटैच होते हैं, डबल बॉन्डिंग होती है। जैसे H2 में हो रही होती है, डबल डबल बॉन्ड्स हो रही होती हैं। आपने छोटी क्लास पढ़ी होगी 9-10 क्लास में, केमिस्ट्री में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ाते हैं, तो ये वही है। अच्छा, जियोमेट्रिक यानी सिस ट्रांस आइसोमर्स वो क्या होते हैं, दीज आर कंपाउंड्स दैट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स। सब्स्टिट्यूट ग्रुप की अरेंजमेंट में डिफर करते हैं, चेंज होती है अरेंजमेंट उसके लिहाज से, रिलेटिव टू नॉन रोटेटिंग डबल बॉन्ड, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें। सिस आइसोमरिज्म क्या होता है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स होते हैं ना, वो डबल बॉन्ड जहाँ पे है उसकी सेम साइड पे सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स की आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। जिस जैसे कि एग्जांपल है मैलिक एसिड। ट्रांस आइसोमरिज्म क्या होता है, अच्छा सिस और ट्रांस के दरमियान आप ये याद रखना, आपके पास ऐसा सवाल भी आ सकता है कि ना इनका डिफरेंस क्या है, तो बस आप छोटी छोटी डेफिनेशन दे दो उसकी और एग्जाम्पल एक एक दे देना, काफ़ी होगा। अच्छा, ट्रांस आइसोमरिज्म सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स वो वाले जो कि ऑपोजिट साइड पे होते हैं, डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पे ही होते हैं, तो वो ट्रांस आइसोमरिज्म होता है। जैसे कि फ्रोमिक एसिड, प्रॉपर्टी क्या है कि ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म इज अ यूनिक कंपाउंड, ठीक है, यूनिक सा कंपाउंड होता है विद इट्स ओन डिस्टिंक्ट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज।
हर जो ज्योमेट्रिक शेप होता है आइसोमर्स का, वो एक यूनिक सा कंपाउंड होता है जिनका अपना ही केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, डिस्टिंक्ट, यानी इतना फ़र्क होता है कि आप टेल अपार्ट कर सको कि ये कौन सा आइसोमरिज्म है, वो कौन सा है, ये कौन सा है, इससे डिफरेंसेस कर सको इसीलिए। अच्छा, डी एंड एल आइसोमरिज्म, जिसको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी कहा जाता है, ये क्या है? डेजिनेशन इज बेस्ड ऑन द स्पेशल रिलेशनशिप ऑफ अ शुगर टू ग्लाइसरहाइड्रेट। इनके दरमियान क्या स्पेशल रिलेशनशिप है, उसके ऊपर ये बेस होता है। पेरेंट कंपाउंड जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसको कहा जाता है। अच्छा, प्लेटिनम कार्बन, ये क्या होता है? डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ एच ओ एच ग्रुप्स। इनके दरमियान की ओरिएंटेशन क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी बेसिकली कार्बन एटम्स एजेसेंट हैं टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल से, यानी कार्बन दूर है कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप से, या करीब है, क्या है। इन ग्लूकोज दिस इज कार्बन 5, ग्लूकोज के अंदर ये कार्बन 5 वाला होता है। डी आइसोमरिज्म क्या है? द ओ एच ग्रुप इज ऑन द राइट साइड ऑफ पेनल्टुमेंट कार्बन, ये राइट साइड पे होता है। एल आइसोमर जो होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है। और बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्या है कि मोस्ट हेक्सोसिस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं वो डी आइसोमर्स होते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म डी आइसोमर्स पाए जाते हैं। एंजाइम जो इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिज्म में वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, और जर्नली किससे होते हैं? सिर्फ जो डी कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से ही रिकग्नाइज किए जाते हैं। अच्छा, ये भी बात सुनने बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आता है कि इसमें डायग्राम बनानी होगी, नहीं बनानी होगी, या मैं वो याद करने की ज़रूरत है या नहीं। नहीं, आपने डायग्राम समझने की ज़रूरत है, डायग्राम बनाने के सवाल नहीं आते। इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए किस किस्म के इसमें ना सवाल जैसे आ रहे होते हैं, तो डायग्राम वायग्राम आपको नहीं बनानी होगी, लेकिन जाहिर सी बात है आप समझो, ताकि आपको पता हो कि कॉन्फ़िगरेशन वगैरह किस तरीके से बनती है। हाँ, ऐसा सवाल ज़रूर आ सकता है कि डायग्राम आया और पूछा जाए कि किसकी डायग्राम है, या क्या मतलब है, या इसको रेफ़र किया जाए उससे। अच्छा, अगला है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी और साइलिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी और साइलिक स्ट्रक्चर, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड स्टायरोआइसोमर्स, प्रेजेंस ऑफ चिराल asymmetric carbons allow molecules to exist in different spatial arrangement। चिराल जो होते हैं ना वो अलाउ करते हैं कि कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट में एग्जिस्ट कर सकें। ठीक है, आपको पता है थोड़े थोड़े डिफरेंट उनके स्पेशल अरेंजमेंट होता है, जो sp बॉन्ड्स वगैरह बने होते हैं ना, तो डिफरेंट होते हैं उनके। रूल क्या है? 2 पावर n रूल। ठीक है, ये एरो बना हुआ है, इसका मतलब 2 जो n है ना वो उसकी पावर में है। इफ अ मॉलिक्यूल हैज n चिराल कार्बन्स, n चिराल कोई भी होगा, ठीक है, इट कैन हैव 2 पावर n पॉसिबल स्टेरियोआइसोमर्स। यानी अगर कितने भी नंबर ऑफ चिराल्स है ना उससे पता चलेगा, 2 की पावर लगा दो उस नंबर को, उससे पता चलेगा कितने पॉसिबल स्टेरियोआइसोमर्स हो सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब एंटी एनोमर्स क्या होते हैं? These have identical chemical properties but differ in how they interact with plain polarized light। plain polarized light से किस तरह एक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो अलग तरीका होता है इनका। लेकिन मोस्ट जितने भी एंटोमर्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो आइडेंटिकल होती है। ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन में हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव में इसको कहा जा रहा है डेक्सोट्रोटरी, यानी प्लस, रोटेट्स राइट टू राइट। जो लाइट होती है वो राइट साइड पर रोटेट हो रही होती है। ग्लूकोज ऑफन कॉल डेक्सट्रोस बिकॉज इट इज डेक्सोरोटरी इन सोल्यूशन। ग्लूकोज जो होता है बाय नेचर इन सोल्यूशन डेक्सोनोटरी कहलाता है, वो लाइट की राइट तरफ पे रोटेट करता है। उसी तरह लेवोट्रोटरी जो कि नेगेटिव है, रोटेट करता है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन होती है ना उसकी बात कर रही है। नेचुरली अकर करता है ये फुट्रोस में, जो कि D- है। ऐसे डी एन नोमेनक्लेचर रेफर्स टू स्ट्रक्चर, यानी जो स्पेशल इसकी अरेंजमेंट होती है ना उसके बारे में बात करता है। आपने देखा होगा स्पेशल अरेंजमेंट में ऐसे प्लस साइन माइनस साइन बना हुआ होता है, उसकी बात कर रही है। वाइल प्लस माइनस रेफर्स टू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रोटेशन की क्या है वो डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, फर्क नहीं पड़ता कि उसकी माइनस है या इसकी नेगेटिव है, एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, रेसमिक मिक्सचर्स और रेसोल्यूशंस क्या होते हैं? अच्छा, रेसमिक मिक्सचर जो होता है एक इक्वल मिक्सचर हो प्लस एंड नेगेटिव आइसोमर्स का, इट शोज नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करता, क्योंकि जो रोटेशन है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है अगर बराबर बराबर हो। रेजोल्यूशन में क्या है? प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स फ्रॉम रेसमिक मिक्सचर।
ये जो तरीका होता है जिससे जो प्रोसेस पूरा चलता है, जिससे जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स है उसको हटा दें रिस्मिक मिक्सचर से। रिस्मिक मिक्सचर हो जिसके अंदर दोनों है, लेकिन आपने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स रिमूव करने हैं उससे, तो उसको रेजोल्यूशन कहा जाता है। चिरालिटी इन शुगर, चिरालिटी इन शुगर से मुराद क्या है? सारे मोनोस्टार्चेस जो होते हैं वो कंटेन करते हैं कम से कम एक चिराल कार्बन, एक्सेप्ट ये वाला डाईहाइड्रोड आइसोटोन, ये नहीं कंटेन करता, ठीक है। और ग्लिसरॉल हाइड्रेट, ये सबसे क्या है, इज द सिंपलेस्ट एडोलोस विद वन चिराल सेंटर। ये चीज़ याद रखो कि सबसे सिंपलेस्ट एडोलोस जिसके पास एक चिराल सेंटर है वो कौन सा है? ग्लिसरॉल हाइड्रेट। हाईलाइट कर लो आप लोग अपने पास, अगर आपके पास स्टडी नोट्स नहीं है मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल देती हूँ, सारा फोल्डर डाल दूँगी, उससे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। उसमें वीक 1 में कौन कौन से लेक्चर आ चुके हैं आपके एलएमएस पे, उसकी सारी पीपीटी स्लाइड्स एक बंडल में हुई है, वीक 2 में कितने आ गए हैं उसकी हुई, जैसे वीक बाई वीक आते रहेंगे मैं सारे आपके पास अपलोड करती चली जाऊँगी। अच्छा, साइलिक स्ट्रक्चर्स, साइलिक स्ट्रक्चर्स क्या है? हेमी एसिटल एंड हेमी कैटेटल। एक्वस सोल्यूशन में शुगर विथ 5 या 5 से ज़्यादा कार्बन हो तो वो रिंग्स फॉर्म कर देती हैं। रिएक्शन, रिंग फॉर्म्स विद एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप के साथ रिंग फॉर्म हो जाता है जो कि रिएक्ट करता है एल्हाइड्रेट के साथ, तो फिर फॉर्म हो जाता है हेमी एसिटिल या फिर कीटोन, जो कि फॉर्म कर लेता है हेमी कीटल। अब ग्लूकोज क्रिस्टलाइजेशन, साइक्लाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, साइक्लाइजेशन है। क्रिस्टलाइजेशन अलग चीज़ होती है, साइक्लाइजेशन अलग होती है, ठीक है। साइक्लाइजेशन में क्या होता है? ग्लूकोसाइक्लेशन में OH जो होता है, अल्कोहल ग्रुप जो होता है, C5 पे रिएक्ट करता है किसके साथ? एल्डिहाइड से C1 के ऊपर। एनोमोर्स और एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन क्या होते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट कार्बन होते हैं C1 एडोलोस में और C2 कैटोलोस में, वो क्या हो जाते हैं? दे बिकम एसिमेट्रिक। जब रिंग फॉर्मेशन होती है उनकी तो वो एसिमेट्रिक हो जाते हैं इन नेचर। एनोमोर्स में क्या होता है? एनोमोर्स आइसोमोर्स दैट डिफर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में ही डिफर करते हैं इसमें आइसोमर्स। जब क्या होती है? अराउंड एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन के अराउंड जो आइसोमर्स मौजूद होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन में अलग होते हैं, अलग कर दिखते हैं। अच्छा, अल्फा फॉर्म जो है, अल्कोहल ग्रुप ऑन द एनोमिक कार्बन इज यूजुअली ऑन द अपोजिट साइड। अक्सर ये अपोजिट साइड पे होती है, जो रिंग रिलेटिव होती है ना C6 पे, उसके अपोजिट साइड पे ये अल्फा फॉर्म होता है। बेटा फॉर्म जो होता है अल्कोहल ग्रुप ऑफ एनोमिक कार्बन इज ऑन द सेम साइड एज C6 के सेम साइड पे ही ये वाला जो बेटा रिंग्स हैं वो फॉर्म हो जाती हैं। अच्छा, इसके भी सवाल जिस तरीके के आते हैं आ चुके हैं वो सारे यहाँ पे मैंने ऐड करे हुए हैं, शॉर्ट और लॉन्ग MCQ सारे। अच्छा, अब 10 करते हैं, 10 है 11। अच्छा, इसमें क्या है? रिंग स्ट्रक्चर्स और म्यूटोरेशन क्या होती है? पहले तो आप देखो कि पायरोनोस और फूरोनोस रिंग्स क्या होती हैं। मोनोस्टार्स टिपिकली फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर, जो मोनोफार्स होते हैं यानी ग्लूकोज वगैरह जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्स करते हैं जो कि रिजेंबल कर रहे होते हैं, दिख रहे होते हैं, रिजेंबल करते हैं दो स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। क्या? पायरोनोर्स, प्रोटोनोर्स, इन दोनों में। एक होता है 6 मेंबर रिंग्स जिसके अंदर 5 कार्बन एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का, जिसको नेम किया था पायरान के बाद, ठीक है। पुरोनोस जिसमें 5 मेंबर्ड रिंग होती है जिसके अंदर 4 कार्बन होते हैं एटम और एक ऑक्सीजन एटम होता है, जो फुरान के बाद नेम किया था। अब स्टेबिलिटी वाइज, स्टेबिलिटी जो पायरोनोस रिंग होती है उसकी जनरली ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। पायरोनोस ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू फुरनोस रिंग में, फॉर एडोलोसिस यानी ग्लूकोज के लिए और राइबोसन के लिए। अब एनोमर्स और एनोमेरिक कार्बन, जब रिंग फॉर्म होती है तो जो कार्बन होते हैं जैसे C1 एडोलोस में या C2 कैटोलोस में वो क्या होता है? बिकम्स अ न्यू चिराल सेंटर, वहाँ पे फिर वो एक न्यू चिराल सेंटर बन जाता है जिसको एनोमेरिक कार्बन भी कहा जाता है। इस कंडीशन में जब एक नया चिराल सेंटर बने तो उसे एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है। अच्छा, अल्फा एनोमर्स, अल्फा एनोमर क्या है? हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप जो होता है एनोमेरिक कार्बन पे, उसके क्या है? वो अपोजिट साइड पे होता है, किसके? जो रिंग बनी है C6 की, उसके अपोजिट साइड पे होता है। और बेटा एनोमर जो होता है, हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप ऑफ एनोमर्स इज ऑन द सेम साइड,
C6 की जो रिंग बनती है उसकी सेम साइड पे ये वाला मौजूद होता है। रिलेशनशिप क्या है इन दोनों फॉर्म्स के दरमियान? इन दोनों को फॉर्म्स को दरमियान रिलेशनशिप है डायस्टेरोमर्स की। डायस्टेरोमर्स की रिलेशनशिप है बेसिकली स्टेरोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेज। वो स्टेरोमर्स जो मिरर इमेज नहीं होते उसकी रिलेशनशिप है। ये एंटोमर्स नहीं कहलाएंगे, ये मत समझना, ठीक है। अब म्यूटेटोरेशंस क्या होती है? एक्वस सॉल्यूशन में अल्फा और बीटा फॉर्म्स जो होती हैं वो स्टैटिक नहीं होती, वो इंटर कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। प्रोसेस ये होता है कि रिंग खुलती है थोड़े टाइम के लिए किस तरीके से, लीनियर फॉर्म में, और फिर वापस बंद हो जाती है। यानी रिंग एक्सपैंड करके खुली लीनियर फॉर्म में कि आराम से चेंजेस आ सकें, और फिर वो वापस क्लोज हो जाएगी। इक्विलिब्रियम क्या है इसमें? इवेंचुअली जो सोल्यूशन है वो एक स्टेडी स्टेट रीच कर देता है। डी ग्लूकोज के लिए ये जो इक्विलिब्रियम है उसका मिक्सचर होता है कि कितना, 33%, यानी 1/3 इसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोफॉर्स होता है, पायरोस होता है, और 66% यानी 2/3 उसमें बीटा डी ग्लूकोज पायरोनोस होता है। और छोटी सी ट्रेसेस होती हैं, ट्रेसेस ऑफ द लीनियर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फॉर्मर्स, थोड़ी सी उसमें ट्रेसेस होती हैं। इस किस्म का इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, केटोहाइक्सोसिस यानी फ्रूटोस। फ्रूटोस यूजुअली फॉर्म करता है फ्लोरोनोस रिंग। रिएक्शन कैसा होता है? जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है एट C5 वो रिएक्ट करता है केटो ग्रुप पे जो कि C2 पे, और फिर क्या बन जाता है? हेमी कैटल। हेमी कैटल पे फॉर्म हो जाता है। सबसे मोस्ट कॉमन कंबाइंड फॉर्म जो होती है, जो कि अक्सर क्या है, फाउंड इन सुक्रोज या उसकी डेरिवेटिव्स, वो ये होती है बेटा डी फ्रूटोफ्लोरोनोस। ये सबसे कॉमन फॉर्म होती है जो मिलती है। अच्छा, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी। अभी कल परसों या आज अगली दफ़ा कोशिश करूंगी जल्द से जल्द इसके सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाएं, और बायोटेक्नोलॉजी के भी मिड टर्म के नहीं अपलोड हुए थे, उसके फाइनल के लेकिन हो गए हैं, तो उसके भी मैं बहुत जल्द अपलोड करना शुरू कर दूँगी। आपको कोई भी सवाल हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन कर देगा। मैं सारी जितनी भी इसकी रिसोर्सेज हैं वो लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में।